नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं संधि के प्रश्नों का क्रम थोड़ा रोक रहा हूँ। बाद में बहुत सारे प्रश्न अभ्यास करवाता रहूँगा, बहुत सारे शब्दों का संधि विच्छेद करके उनका नाम और संधि का नाम बताता रहूँगा। बीच में ही मैं एक बार शुरू कर रहा हूँ शिक्षण विधियाँ, हिंदी की शिक्षण विधियाँ। ठीक है, कारण क्या है कि रीट के सिलेबस में है शिक्षण विधियाँ, तो रीट का पेपर नज़दीक है तो पहले वो करवा देता हूँ, फिर बाकी व्याकरण तो मैं करवाता रहूँगा। आज की बात नहीं है, हमेशा की चलने वाली प्रक्रिया है ये तो। ठीक है, तो मैं शिक्षण विधियाँ करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहले मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ या दिखाता हूँ जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं शिक्षण विधियों से संबंधित। ठीक है, इन पर एक नज़र दौड़ाइए और ये देखिए कि किस स्तर तक प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टॉपिक को कहाँ तक छुआ जाता है और हमें क्या क्या पढ़ना होता है, किन किन टॉपिकों की गहराई में जाना है। ये सारी बातें इन प्रश्नों को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए, फिर उन टॉपिकों पर धीरे धीरे प्रकाश डालेंगे। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि इन शिक्षण विधियों में कुछ निश्चित शब्दावलियाँ होती है, तो उन शब्दावलियों को तोड़ मरोड़ करके दूसरे शब्दों में बताना या लिखना गलत बात है। तो उन्हीं शब्दावली में हाँ थोड़ा मैं उनको समझा जरूर दूंगा, उनका दूसरा पर्यायवाची शब्द बता करें। ठीक है, तो उनको सरल जरूर कर दूंगा। और विविध गाइडों में विविध प्रकार की शब्दावली का प्रयोग है, तो उनमें जो हार्ड शब्दावली है उनको हटाकर सरल शब्दावली में उनको बताने का प्रयास करूँगा। और मैं लिख करके पोस्ट उसी में समझा दूंगा, ताकि आपको लिखित सामग्री भी तो चाहिए ना, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, उनके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूँगा, तो ये प्रक्रिया अपनी शुरू होगी। और बीच में क्या है कि परिभाषाएं वगैरह आ जाती है, तो वो कैसे याद करें, तो देखो वो कुछ अपने स्तर पर होती है, कुछ तो क्या बार बार उस चीज़ को पढ़ो और समझने का प्रयास करो कि किसने क्या कहा है। और ये ऐसे समझ में नहीं आए तो आप जो परिभाषा है उस परिभाषा को बोलते समय या याद करते समय बार बार बीच बीच में उसका लेखक का नाम अंदर ही अंदर दोहराते रहो। मन दो होते हैं ना, एक अंतः मन होता है, तो आप अंतः मन से उस नाम को साथ रखो परिभाषा के साथ। बार बार जब बोलते हो ना, प्रत्येक शब्द के प्रत्येक लाइन के साथ वो शब्द दिमाग में घुमाते रहो, परिभाषा बोलते रहो, सोचते वो रहो, है ना। तो ये दोनों मिक्स करके करो, तो फिर वो परिभाषा दिमाग में आ जाती है कि हाँ इस तरह की बातें इस लेखक ने कही है। एक तो तरीका ये है, इसको एक बार देखें। जैसे शिक्षण की परिभाषा की बात मैं करूं तो ये देखो आप, मॉरिसन की परिभाषा है H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण की क्या परिभाषा दी है। देखो, शिक्षण वह प्रक्रिया है, मॉरिसन कह रहा है, शिक्षण वो प्रक्रिया है, मॉरिसन कह रहा है ये। ठीक है, कि जिसमें अधिक विकसित जो व्यक्तित्व है वो कम विकसित के संपर्क में आता है। एक को ज़्यादा आता है, एक को कम आता है, तो ज़्यादा वाला कम के संपर्क में आएगा। ठीक है, और वो कम वाले को ज़्यादा बनाने का प्रयास करेगा। ये सरल शब्दावली है, पर हमें अपने वाले शब्दावली यूज़ नहीं करनी, निश्चित शब्दावली यूज़ करनी है। तभी तो मैं जो करवाऊंगा वो पोस्ट बना करके उनमें समझा दूंगा। तो वो पोस्ट आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सामग्री उपलब्ध रख सकते हो, जिसको नोट्स कहते हैं आजकल की भाषा में। ठीक है, तो कह रहा है, दोबारा देखो, शिक्षण वह प्रक्रिया, मॉरिसन कह रहा है शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व की अग्रिम शिक्षा के लिए और विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है कि उसका व्यक्तित्व भी विकसित हो जाए, ऐसी वो व्यवस्था करता है। सुन में आई बात। एक विकसित व्यक्तित्व है वो कम व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और उसको विकसित व्यक्तित्व बनाने के प्रयास में शिक्षा प्रदान करता है, उसी को शिक्षण कहते हैं। ये मॉरिसन कहता है। ठीक है ना, मॉरिसन। इन्हीं चीज को थोड़ा कम शब्दों में दूसरी गाइड में ऐसा लिखा मिला है कि शिक्षण कार्य के अंतर्गत, शिक्षण की परिभाषा बता रहा है मॉरिसन, शिक्षण कार्य के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्तित्व शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अपरिपक्व के साथ संबंध स्थापित करता है, इसी को शिक्षण कहते हैं। ये मॉरिसन कहता है। ये क्या है, ऐसी शब्दावली में थोड़ा थोड़ा अंतर क्यों आता है? बात वही है, दोनों में एक ही बात है, पर ये थोड़ा शब्दों का अंतर क्यों आया? क्योंकि ये जो परिभाषाएं दी है ना, ये पाश्चात्य लेखक है, इन्होंने इंग्लिश में दी है। अब इंग्लिश का जो है रूपांतरण हिंदी में किया है, तो थोड़ा बहुत शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। अब आप याद कैसे करोगे? एक तरीका तो मैंने बताया कि परिभाषा पढ़ते समय उसका नाम बराबर दिमाग में घुमाते रहो। क्या? कि शिक्षण वो प्रक्रिया है
जिसके तहत ये मोरिसन कह रहा है, मन में चलने दो, एक मोरिसन कह रहा है, मैं तो बोल बोल के बता रहा हूँ तो बीच में रुकना पड़ रहा है। आपको रुकना नहीं पड़ेगा, आप तो कंटिन्यू बोलते रहो, दिमाग में वो लाते रहो कि मोरिसन ने कहा है, ठीक है ना। तो यूं करते करते याद हो जाएगी कि एक विकसित व्यक्तित्व होता है वो अविकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है और उसको भी शिक्षित करके विकसित व्यक्तित्व बनाने का प्रयास करता है, ये मोरिसन कहता है, ये मोरिसन कहता है। यूं कर करके करो तो मोरिसन की याद हो जाएगी परिभाषा, ठीक है। किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो वो बात दिमाग में फिट हो जाती है, ठीक है ना। और आप मेरे से ज़्यादा डल तो है नहीं, तेज तराट दिमाग है आपका, ठीक है, तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी याद किया ही है, जब नौकरी लगा था तो मैं भी इन परिभाषाओं को पेचीदा मानता था कि यार इतनी इतनी परिभाषाएं किस किस की कैसे कैसे याद करूं। तो मैंने जो तरीका आजमाया वो ये था, देखो शिक्षण की परिभाषा है, शिक्षण प्रक्रिया छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। छोटी सी परिभाषा दी है, किसने? क्लार्क ने। शिक्षण प्रक्रिया छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, क्लार्क है। तो अब किसने क्या कही, पेपर में आता है, कोई परिभाषा दे देता है, 4 राइटरों के नाम देता है कि ये परिभाषा किस राइटर की है। तो मैंने तो यूं याद किया था, शिक्षण प्रक्रिया छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है, प्रक्रिया है। तो प्रक्रिया ये क्लार्क में इधर क्या है, इधर क्या है, क्लार्क है, दोनों तरफ क्या है, तो दोनों तरफ प्रक्रिया यूं मैंने सेट किया और संयोग ये हुआ कि वही परिभाषा आ गई और मेरे याद रह गया कि ये तो क्लार्क की है। तो आप पीछे पढ़ते हो ना कोई तरीका दिमाग में आ जाता है, किसी न किसी मेथड से वो दिमाग में बात बैठ जाती है, ठीक है। अब ये देखो, शिक्षण दूसरा तरीका, शिक्षण उन परिस्थितियों की व्यवस्था एवं संचालन है। शिक्षण उन परिस्थितियों की व्यवस्था है या संचालन है जिसमें अंतराल एवं बाधाएं होती है। शिक्षण में बाधाएं होती है जिन्हें छात्र दूर करने के प्रयास के फलस्वरूप अधिगम कराता रहता है, ठीक है ना। क्या है कि ऐसी परिस्थितियां या बाधाएं हैं जिनके कारण छात्र उनको दूर करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। उन बाधाओं का जो शिक्षण कार्य के बीच में आती है। तो ये परिभाषा दी है ब्रूबेकर ने। अब मैंने इसको यूं कहते ब्रूबेकर, इसको मैंने ब्रेकर बाधाएं। तो मैंने ये बाधाओं से याद रख लिया कि ब्रेकर वाली परिभाषा में ये बाधाएं शब्द आएगा, ब्रेकर होते हैं ना बाधाओं में। तो ऐसे ही मैंने सड़क पर ब्रेकर होते हैं, बाधाएं, तो ब्रेकर को मैंने ब्रेकर मान करके बाधाएं, ये ऐसे ही मैंने जोड़ दिया कि ये शब्द वाली परिभाषा जो है वो ब्रेकर ने दी है, ठीक है। तो वो याद हो गया। तो आप ऐसे पीछे पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो लीजिए पहले उन प्रश्नों को देखिए जो पिछली परीक्षाओं में आए हैं और फिर मैं शुरू करता हूँ शिक्षण को, फिर हिंदी की शिक्षण विधियों पर प्रकाश डालूंगा। पहले शिक्षण को, इससे पहले एक सब प्रश्न और देख लें कि भाषा जो कौशल है वो 4 माने गए हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। अब एक बार एक जगह मैंने देखा था कि उनका सही क्रम क्या है। वैसे तो वो कौशल है, क्रम की कोई बड़ी बात नहीं है, पर चलो क्रम से देखें तो पढ़ना लिखना सुनना बोलना यूं दे रखा था, ए में, बे में दे रखा था सुनना बोलना लिखना पढ़ना, और से में दे रखा था बोलना सुनना पढ़ना लिखना। तो कई बार बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि ये किस तरह से करें। तो इसमें ये है सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये है 4 कौशल। 4 कौशल है, भाषा कौशल 4 बताए गए हैं। सुनना, पहले बच्चा सुनता है, ठीक है, सुनेगा तो ही तो बोलेगा ना, बिना सुने क्या बोलेगा, ठीक है। तो सुनना के बाद बोलना, ठीक है। फिर पढ़ना, पढ़ेगा, फिर वो लिखना भी सीखेगा हाथ से, ठीक है ना। यूं नहीं कि पहले उसने क्या सीख लिया फिर बोलेगा ना। तो ये क्रम है। और ऐसे याद नहीं रहे तो कई गाइडों में इसको शॉर्टकट किया है, सुबोपली, सुबोपली यूं लिखा है, सुबोपली। अगर ये याद नहीं रहे सुबोपली नाम तो यूं कर लो, सुनो, बोलना का बी, पढ़ना का पी, लिखना का एल, सुनो बीपीएल, यूं कर लो, है ना। तो याद रह जाएगा इनका क्रम, क्या याद रह जाएगा, सुनो बीपीएल, ठीक है। तो किसी तरह से आप याद रख सकते हैं, पर बात है उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा। अब लीजिए उन प्रश्नों की श्रृंखला देखिए, कुछ एक प्रश्न जो पीछे की परीक्षाओं में आए हैं, फिर अपने शिक्षण पर, शिक्षण क्या है, कितने प्रकार का है, क्या परिभाषा है, इन सब पर चर्चा करेंगे। फिर आएंगे शिक्षण विधियों पर, ठीक है। लीजिए कुछ गत वर्षों में आए हुए कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों को देखिए। शिक्षण एवं हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित गत वर्षों में प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न देखिए। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किया जाता है, वो विधि क्या है?
ये प्रश्न आया था आरपीएससी टीचर सेकंड ग्रेड के लिए 2018 में आया था। तो कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? वचन विधि, कहानी विधि, ध्वनि साम्य विधि, शास्त्रीय विधि। तो इसका उत्तर है शास्त्रीय विधि। ठीक है। द श्रुतलेख में रैप संबंधी अभ्यास नहीं है। ये आया था रीट 2017 लेवल फर्स्ट में। ठीक है। श्रुतलेख में रैप संबंधी अभ्यास नहीं है। कर्म, कबूतर, धर्म, प्रकाश। तो इसका है कबूतर, क्योंकि रैप सिद्धांत में रैप को लिखने के तरीके आते हैं। रे ऊपर जाता है, कभी पैर में आता है ना, जैसे कर्म, जैसे क्रम, जैसे ड्रम। ठीक है। तो वो रैप सिद्धांत कहलाता है, रे को लिखने के तरीके। तो कबूतर का तो साधारण आकार है रे का। ठीक है ना। तो ये रैप सिद्धांत में नहीं आता। ये ऊपर रे है, ये ऊपर है, ये नीचे पैर में है, तो ये रैप सिद्धांत में आते हैं। तो इसका नहीं है, वो है कबूतर। तीसरा देखें, लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ के लिए चुपचाप पढ़ते रहना, पढ़ना क्या कहलाता है? मौन वाचन। ये तो सीधा सही प्रश्न है। ये रीट 2017 में आया था फर्स्ट लेवल में। फिर अगला देखो, मौन पठन का लाभ है। ये रीट 2017 में आया था L2 में। ठीक है। राजस्थान में जो रीट परीक्षा होती है उसमें आया है। तो मौन पठन का लाभ क्या है? उच्चारण अभ्यास हेतु अवसर मिलता है? नहीं। पठन की शुद्धता का संवर्धन होता है? नहीं। मौन वाचन में शुद्धता की तो गारंटी नहीं होती, बल्कि अशुद्धता पाई जाती है। स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। हाँ, ये सही है, स्वाध्याय बढ़ता है मौन वाचन से, बाकी ये एकाग्रचित्त नहीं। अब देखिए, भाषा की पाठ्य पुस्तक में से संबंधित पाठ होने चाहिए। रिक्त स्थान है, इसमें सही शब्द कौन सा आएगा? संस्कृति से संबंधित, साहित्य से संबंधित, विज्ञान से संबंधित या सभी? इसमें आएगा साहित्य से संबंधित। ठीक है। यह आया था सीटेट में। सीटेट एग्जाम हुआ था, सेकंड पेपर में आया था नवंबर 2012 वाले पेपर में। फिर देखो, नर्सरी तथा प्रारंभिक स्तर पर कविता शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। नर्सरी और प्रारंभिक स्तर पर तो ये आपकी आएगी गीत व नाट्य प्रणाली। गीतों द्वारा या नाटक करके बच्चों को सिखाया जा सकता है। ठीक है। ये श्रेष्ठ प्रणाली है छोटी क्लासों के लिए। ये प्रश्न आया था रीट 2012 में L1 में। सातवां देखें, भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? ये रीट 2015 में आया था L1 में। तो इसका उत्तर होगा संस्कृत। मूल स्रोत जो है वो संस्कृत रही है। ठीक है। आगे देखें, एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जो भाषा का शिक्षक होता है उसके लिए महत्वपूर्ण क्या है? भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटि के प्रति कठोर रवैया अपनाना? नहीं। भाषा की पाठ्य पुस्तक? नहीं। इसका उत्तर है बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध करवाना। वह उत्तर है इसका। आगे देखें, निगमन विधि है क्या है ये बताना है। रीट L2 2015 में आया था ये। मनोवैज्ञानिक? नहीं। अमनोवैज्ञानिक? हाँ, निगमन विधि अमनोवैज्ञानिक है। इसका ब उत्तर होगा। कुछ कह नहीं सकते इनमें से कोई नहीं, नहीं ब है इसका। 10वां प्रश्न देखें, आगमन विधि के रूपों की संख्या है? 2 रूप हैं। ठीक है। ब उत्तर है इसका। यह आया था रीट 2015 में L2 में पूछा गया था। अब ये देखें, वाक्य विशेषण के शिक्षण हेतु उपयुक्त विधि है। ये रीट 15 में आया था L2 में। तो आगमन विधि है ये, निगमन नहीं है, गीत अभिनय नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं, आगमन विधि में है। मौन वाचन का लाभ है, ये रीट 2015 में L2 में आया था। तो इसका उत्तर है ज्ञान में वृद्धि करना। मौन वाचन ज्ञान में वृद्धि करना है। अवकाश के लिए समय का सदुपयोग नहीं, शारीरिक वृद्धि नहीं, खरीदी गई किताब का सदुपयोग नहीं। ठीक है। फिर आगे देखें, प्रश्न 13, मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? मौन वाचन का मूल्यांकन पूर्ति परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा, बहुविकल्प परीक्षा? हाँ, तीनों में। मौन वाचन कब शुरू किया जाना चाहिए? रीट 2015 में आया था L2 में। तो मौन वाचन का शुरुआत जो है वो तीसरी से किया जा सकता है। ठीक है ना। कई गाइडों में छठी से बता रखा है। हाँ, छठी बहुत ही बढ़िया विकल्प है, क्योंकि तब तक बच्चा थोड़ा समझ पकड़ लेता है। ठीक है। लेकिन तीसरी से शुरू किया जा सकता है। ठीक है। अब आगे देखें,
हिंदी भाषा शिक्षण विधि रीट 2015 L2 में पूछा था। अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोग विधि, उक्त सभी, हाँ तीनों ही है हिंदी भाषा शिक्षण की, ठीक है। तो ये सभी आ गया। श्रुत लेख में किस कौशल का अधिक विकास होता है, ये रीट 2015 L1 में पूछा गया था। तो इसमें आएगा श्रवण लेखन, क्योंकि श्रुत लेख जो सुनकर लिखते हैं, जैसे अध्यापक बोलता है और बच्चे उसको सुनकर लिखते हैं, तो श्रवण लेखन ये विकसित होगा, ठीक है। फिर आगे देखें, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त स्तर है। अनुकरण के लिए स्तर क्या है, ये रीट 2012 में पूछा गया था L1 में। माध्यमिक स्तर, उच्च स्तर, प्रारंभिक या प्राथमिक स्तर, यही आएगा इसका, ठीक है, सही उत्तर होगा। अर्थ ग्रहण के कौशल के विकास के लिए अधिक उपयोगी है। अर्थ ग्रहण के लिए अभी आया था मौन वाचन, ठीक है। फिर है लेखन क्रिया के शिक्षण का आरंभ होता है, रीट 2012 में पूछा था ये L2 में। तो सीधी रेखाओं से, घुंडियों से, तिरछी रेखाओं से नहीं, सीधी रेखाओं से, ए उत्तर है इसका। फिर है लेखन व उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है। लेखन व उच्चारण के लिए आरटेट में पूछा था ये, आरटेट में 2012 में L1 में। तो इसका होगा प्रारंभिक स्तर पर ही, ठीक है। फिर है भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। प्रमुख उद्देश्य नहीं है ये पूछा है, आरटेट में आया था 2012 में L1 में। तो इसका सही उत्तर होगा हस्तलिपि सुधारना, ठीक है। फिर है प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है, ये आरटेट 2012 में ही पूछा था L1 में। इसका सही उत्तर है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य है शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास करना। फिर है व्याकरण विधि नहीं, व्याकरण शिक्षा है। व्याकरण शिक्षा, थोड़ा प्रिंट गलत हो गया। स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती, स्वतंत्र रूप से भाषा संसर्ग विधि में नहीं दी जाती, क्यों, इसके साथ ही दे दी जाती है, ठीक है। ये रीट 2017 L2 में पूछा गया था। सहस्वर वाचन का अभ्यास करने सबसे उपयुक्त साधन कौन सा है या क्या है, तो इसका सही उत्तर है सामूहिक वाचन। सहस्वर सामूहिक वाचन किया जाता है, ठीक है। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, ये आएगा इसका उत्तर, ठीक है। बच्चे क्यों नहीं सीखते, बच्चों ने कितना सीखा, बच्चों ने क्या सीखा, ये नहीं, बच्चे कैसे सीखते हैं ये जानना। ये CTET में सेकंड पेपर में आया था सितंबर 2015 में। सुलेखा जब तब है ये, सुलेखा जब तब बच्चों के साथ बातचीत करती रहती है, जब भी मौका मिलता है। तो उसका मतलब क्या है, वह क्या करना चाह रही है, बच्चों को वाचाल बनाना चाहती है, नहीं। सदैव बच्चों की परीक्षा ले रही है, नहीं। समय नष्ट कर रही है, बिल्कुल नहीं। बच्चों को भाषा अर्जित करने के लिए परिवेश दे रही है, हाँ ये दे आएगा इसका। फिर है शिक्षण की सूक्ष्म योजना का जनक, ये तो पता ही आपको एलन है, ठीक है। हिंदी शिक्षण विधियों को शुरू करने से पहले आप शिक्षण को जानिए, क्या है शिक्षण। आज के वीडियो में शिक्षण के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे संबंधित भी कुछ प्रश्न आया करते हैं और ये इतनी हार्ड नहीं है, देखते ही, सुनते ही, पढ़ते ही याद हो जाएगा। केवल पढ़ना बाकी है, केवल जानना बाकी है। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं तो फिर जब ऑप्शन आएंगे इससे संबंधित प्रश्न आराम से छांटे जाएंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं। जानिए शिक्षण क्या है और उनसे जुड़ी हुई विविध तथ्यात्मक बातें। शिक्षण क्या है? शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है, यानी एक उद्देश्य लेकर चलने वाली चीज़ है जिसका क्रियान्वयन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की अधिगम प्राप्ति के लिए किया जाता है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। शिक्षण कभी खत्म होने वाली चीज़ नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो यह त्रिमुखी व्यवस्था है जिसमें दो तो सजीव और एक निर्जीव ध्रुव होता है। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्य वस्तु, ये तीन चीज़ें हैं, इसलिए शिक्षण को त्रिमुखी व्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये आ सकता है कि शिक्षण की त्रिमुखी व्यवस्था में क्या नहीं है। तीन ये ऑप्शन दे देगा और एक कोई और दे देगा, तो इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं। प्रश्न कोई हार्ड नहीं आएंगे, केवल हमें इन तथ्यात्मक बातों की जानकारी होनी चाहिए। तो पढ़ना जारी रखें। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है
जिसका क्रियान्वयन पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की अधिगम प्राप्ति के लिए किया जाता है। किसी विषय वस्तु को माध्यम बनाकर शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच विचारों के आदान प्रदान का मतलब हो गया परस्पर अंतः प्रक्रिया, इसी को शिक्षण कहते हैं। शिक्षण का संकुचित अर्थ अगर करें तो इतना सा है कि एक निश्चित स्थान पर शिक्षक अपने शिक्षार्थी को निश्चित विषय वस्तु की जानकारी देता है। परंपरागत शिक्षण अध्यापक केंद्रित रहा है, शुरू से ही अध्यापक केंद्रित, पर आज शिक्षण को समय के साथ बालक केंद्रित किया जा रहा है। बालक की रुचियों एवं अभिरुचियों के अनुसार शिक्षण करवाया जाना अपेक्षित समझा जाने लगा है समय के साथ। शिक्षण का व्यापक अर्थ है शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीकों से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बालक का उत्तरोत्तर विकास करती चलती है। शिक्षण में बालक के सर्वांगीण विकास में को केंद्र में रखा गया है, बालक को केंद्र में रखा गया है। शिक्षण की परिभाषाएं देखिए। H.C. मॉरिसन के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें अधिक विकसित व्यक्तित्व कम विकसित के संपर्क में आता है और कम विकसित व्यक्तित्व के अग्रिम शिक्षा के लिए विकसित व्यक्तित्व की व्यवस्था करता है ताकि उसका व्यक्तित्व भी विकसित बन सके। इसलिए इसी को दूसरे शब्दों में कहें तो शिक्षण कार्य के अंतर्गत अपेक्षाकृत अधिक परिपक्व व्यक्ति शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अपरिपक्व के साथ संबंध स्थापित करता है, ये मॉरिसन ने कहा है। तो ये परिभाषाएं मैंने आपको बोर्ड पर बताई। जब ये परिभाषाएं याद करते हैं तो इसका नाम बराबर चलते रहना चाहिए। एक एक शब्द बोलते हैं तो ये एक साइड में दिमाग में चलते ही रहना चाहिए। तो ये बातें इसके साथ तालमेल बिठा लेती है और लंबे समय तक याद रहती है कि हाँ इस तरह की बातें इसने कही थी। ठीक है, तो पढ़ते समय केवल इस परिभाषा पर फोकस मत रखें, पढ़ते समय ये बात बार बार दिमाग में, दूसरे दिमाग में, अंतः मन में घूमता रहना चाहिए। तो ये याद हो जाता है कि इस तरह की बातें, यानी एक विकसित व्यक्तित्व है कम विकसित व्यक्तित्व के संपर्क में आता है, यानी अध्यापक बच्चे के संपर्क में आता है तो बच्चे को भी वो विकसित व्यक्तित्व बनाने की कोशिश करता है। यही शिक्षण की परिभाषा दी है H.C. मॉरिसन ने। बस सिंपल सी बात है। अब देखो B.F. स्किनर के अनुसार शिक्षण क्या है। शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। एक बटन के अनुसार शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 बिंदु है, शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यवस्तु। तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण है। यह संबंधित बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो ये परिभाषा के आधार पर पहली बात तो ये आ जाएगी कि ये परिभाषा देकर पूछेगा किसकी है, क्लार्क, मॉरिसन, स्किनर, रायबर्न। तो याद होना चाहिए रायबर्न ने ये 3 बिंदु बताए हैं। ठीक है, और यूँ भी प्रश्न आ सकता है कि रायबर्न के अनुसार शिक्षण के 3 बिंदुओं में कौन सा नहीं है, 1, 2, 3, एक चौथा कोई और दे देगा। तो पढ़ी हुई बातें प्रश्न कैसे बन जाए उसकी टेंशन मत लो। आगे देखो, शिक्षण प्रक्रिया छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। क्लार्क, मैंने तो यही यूँ याद किया था, प्रक्रिया तो इधर कै और इधर कै, इधर प्रक्रिया, शुरू में प्रक्रिया, अंत में प्रक्रिया, इधर कै, लास्ट में कै। तो ये तो यूँ तुक्का मारा था और यही पेपर में आ गया था। ठीक है, चलो छोड़ो उसको। तो आप कैसे भी इनको याद कर सकते हैं, कई बार पढ़ेंगे तो वैसे ही याद हो जाएगी। शिक्षण एक प्रक्रिया है जो छात्रों की बौद्धिक शक्ति एवं स्वतंत्र निर्णय की क्षमता का सम्मान करते हुए उसका अभ्यास कराती है। ये शेफर ने कहा है, यानी शेफर छात्रों के बौद्धिक स्तर को ही महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, ये याद रखें। ठीक है, शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, ये स्मिथ का कथन है। तो या तो परिभाषा में कुछ एक शब्द पकड़ लो, उसको लेखक से जोड़ लो, उत्सुकता स्मिथ यूं जोड़ लो दिमाग में 2-4 बार। तो जैसे ही स्मिथ की या किसी की या उत्सुकता वाली परिभाषा आएगी तो जब 4 ऑप्शन देखेंगे ए, बे, से, दे, तो उनमें याद आ जाएगा। ये तो अपने अपने दिमाग की बात है। और कई ऐसे होते हैं यूँ पकड़ने की जरूरत नहीं होती, उनको पढ़ी हुई बातें याद ही रह जाती है। कोई सारे मेरी तरह डल बुद्धि के नहीं होते। शिक्षण उन परिस्थितियों की व्यवस्था एवं संचालन है जिसमें अंतराल एवं बाधाएं होती है, जिन्हें छात्र दूर करने के प्रयास के फलस्वरूप अधिगम करता है। ये मैंने बताया था, बाधाएं ब्रेकर, ब्रू ब्रेकर है ये, लेकिन मैंने इसको ब्रेकर सीख करके और बाधाएं ब्रेक करा था ना, तो उस हिसाब से याद किया था और ये मेरे काम आ गई थी। वो तो अपनी अपनी सेटिंग है, कैसे याद करते हो, कई बिना इसके भी याद कर लेते हैं। आगे देखो,
एडमंड एमिडन ने तो शिक्षण को प्रजातांत्रिक रूप से परिभाषित किया है और लिखा है कि शिक्षण को एक अंतःक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें प्रमुख रूप से शिक्षक एवं छात्र के मध्य होने वाले कक्षा कथन को सम्मिलित किया जाना है जो विशिष्ट क्रियाओं में घटित होता है, इसी को शिक्षण कहते हैं। ये बहुत ही बढ़िया परिभाषा थी। अब देखो शिक्षण के प्रकार, कितने प्रकारों से शिक्षण को विभाजित कर सकते हैं। पहला अपने देखते हैं, उद्देश्यों के आधार पर अगर बांटें तो शिक्षण को 3 भागों में बांट सकते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये 3 प्रकार के उद्देश्य लेकर चलता है शिक्षण, ठीक है। ज्ञानात्मक में बालक को जानकारी देना, उसकी समझ बढ़ाना, प्रयोग करके दिखाना, संश्लेषण विश्लेषण करना एवं मूल्यांकन करना, ये ज्ञानात्मक उद्देश्यों के अंतर्गत आ जाता है। फिर है भावात्मक, इसमें बालक की भावात्मकता व संवेगात्मकता शक्तियों को दुरुस्त करना होता है, बालक के व्यवहारों का उन्नयन और परिमार्जन करना होता है, ठीक है, ये भावात्मक में आ जाता है। क्रियात्मक में बालक के व्यवहारगत परिवर्तन की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्रियात्मक में कि बालक के व्यवहारगत परिवर्तन हो जाए, जो समाज में कुछ करने के लिए प्रेरित हो। किसी ज्ञान या कौशल को सिखाने के लिए किसी विशिष्ट विधि को सिखाया जाता है, क्रियात्मक में। अब अगर बात करें शिक्षण की क्रिया की दृष्टि से, अगर शिक्षण को बांटें तो भी 3 प्रकार से बांट सकते हैं, बताना, दिखाना यानी प्रदर्शन करना और कार्य करना। ये 3 ही बातें होती हैं शिक्षण में, आप सब जानते हैं, बताना, प्रदर्शन करना और कार्य करवाना या कार्य करना, ठीक है, ये इन्हीं से संबंधित है। अब आओ तीसरा, शिक्षण के स्तरों की दृष्टि से शिक्षण के प्रकार कितने हो सकते हैं। तो स्मृति स्तर पर शिक्षण, बोध स्तर पर शिक्षण, चिंतन स्तर पर शिक्षण। तो स्मृति स्तर पर यह प्रयास रहता है कि बालक दी गई सूचनाओं को अच्छी तरह से याद रख सके, और बोध स्तर के शिक्षण में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि बालक विषय वस्तु को समझकर ग्रहण करे। और चिंतन स्तर पर शिक्षण में यह बात केंद्र में होती है कि बालक रटने की बजाय तर्कशील बने, उसमें जिज्ञासा जागृत हो, रुचि, अनुसंधान व धैर्य की भावना का विकास हो। ये 3 प्रकार हैं। अब शासन और प्रशासन के अनुसार बांटें तो भी 3 प्रकार से बांट सकते हैं। कैसे? एक तंत्रात्मक शिक्षण, लोकतंत्रात्मक शिक्षण और स्वतंत्रात्मक शिक्षण। एक तंत्रात्मक शिक्षण में शिक्षक जो है वो केंद्र में रहता है, छात्रों की भूमिका गौण रहती है। कमी क्या है इस शिक्षण में? इस प्रकार में कमी ये है कि शिक्षक अशुद्ध ज्ञान दे सकता है, क्योंकि शिक्षक केंद्रित होगी और शिक्षक भी अंततः एक व्यक्ति ही है और मानव से गलतियां हो सकती है। तो अगर शिक्षक ही केंद्र में रहेगा, बालक को प्रधानता से नहीं रखा जाएगा, तो शिक्षक तो कुछ गलत भी बता सकता है या पढ़ाया जा सकता है या गलती हो सकती है। तो ये इस एक तंत्रात्मक जो शिक्षण है उसमें कमी पाई जाती है, ठीक है। 4 ऑप्शन देकर यहीं भी प्रश्न बना सकता है। प्रश्न की टेंशन मत लो, आप तो ये सारी बातें पढ़ लो, पढ़ते ही सब कुछ ध्यान में आ जाएगा। लोकतंत्रात्मक जो शिक्षण है उसमें छात्र और शिक्षक दोनों की भूमिका प्रमुख रहती है, अतः इसे सहगामी शिक्षण व्यवस्था भी कहते हैं लोकतांत्रिक शिक्षण में, ठीक है। इसमें शिक्षण सर्वोपरि नहीं होता, बल्कि उसका स्थान सिर्फ निर्देशक और पथ प्रदर्शक के रूप में रहता है। प्रश्न यहाँ भी बन सकता है कि किस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक का स्थान एक निर्देशक या पथ प्रदर्शक के रूप में रहता है? 4 दे देगा, लोकतंत्रात्मक, एक तंत्रात्मक, स्वतंत्रात्मक और एक और कोई दे देगा, ठीक है ना, अन्य, या इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त सभी। तो आप तो केवल सुनते रहो, ये सारी बातें दिमाग में आ जाएगी। स्वतंत्रात्मक शिक्षण नवीन शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक का व्यवहार मित्रवत रहता है, ठीक है। 5वां देखो, शिक्षण की व्यवस्था की दृष्टि से अगर बांटें तो भी 3 प्रकार से बांट सकते हैं शिक्षण को। कैसे? औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण में शिक्षण प्रक्रिया एक निर्दिष्ट उद्देश्य के अनुसार चलती है, आयु, समय, स्थान तथा पाठ्यक्रम भी सुनिश्चित रहता है। और अनौपचारिक शिक्षण औपचारिक शिक्षण से थोड़ा भिन्न है। यह शिक्षण पाठ्यक्रम, समय और स्थान से बंधा हुआ नहीं होता। शिक्षा ग्रहण करने वाला अनपेक्षित रीति से ज्ञान या विश्वास ग्रहण चलता है, किसी के अपेक्षित नहीं रहता वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अनौपचारिक। उसमें समय का, स्थान का बंधन नहीं होता। अब रह गई बात निरौपचारिक शिक्षण। इसमें शिक्षण को निश्चित उद्देश्यों के आधार पर, पहले उद्देश्य निश्चित कर लिए जाते हैं, उसके आधार पर संगठित तो कर लिया जाता है इसकी तरह से, औपचारिक की तरह से, लेकिन उसमें किसी पाठ्यक्रम, स्थान या समय का बंधन नहीं होता। ये होता है निरौपचारिक। इनमें दोनों बातें आ जाती है।
निश्चित भी कर लिया जाता है, फिर भी अनौपचारिक की तरह समय का, स्थान का, पाठ्यक्रम का बंधन नहीं होता। अब देखें शिक्षण की प्रकृति, शिक्षण का जो नेचर है वो क्या होता है, किस तरह का होता है शिक्षण। तो कुछ बातें हैं वो देखें आप। शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है, शिक्षक व छात्रों के मध्य संचालित होती है, कक्षा कक्ष में चलती है। हाँ, इतना ध्यान रखें कि इस अंतः प्रक्रिया में शिक्षक केवल व्याख्यानकर्ता नहीं होना चाहिए, व्याख्यानदाता, और शिक्षार्थी निष्क्रिय श्रोता नहीं रह जाए, क्योंकि ऐसा होने पर फिर वो अंतः क्रिया संभव नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, दोनों सजग होने चाहिए। दूसरा देखो, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। शिक्षण का प्रक्रिया पक्ष यानी प्रस्तुतिकरण ये कला के अंतर्गत लिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें शिक्षक अपना शिक्षण कौशल प्रस्तुत करता है, तो वो कला की दृष्टि में आ गया। वह शिक्षण को नीरस नहीं होने देता, मनोरंजनात्मक पुट रखता है, इसलिए उसको कला के क्षेत्र में ले सकते हैं। और विज्ञान के क्षेत्र में इसलिए ले सकते हैं उसको कि इसमें मूल्यांकन किया जाता है और नियोजन किया जाता है। वो दोनों चीज़ें इसको, शिक्षण को विज्ञान के अंतर्गत ले सकती है। ठीक है, तो शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। अब आइए, शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है। बच्चे के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है शिक्षण से, और ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्षों का विकास होता है बच्चे के। ठीक है, शिक्षण एक सतत प्रक्रिया है। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति तक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। जब तक अधिगम के जो उद्देश्य निश्चित किए गए हैं वो प्राप्त नहीं हो जाए तब तक शिक्षण चलता रहता है। इसके 3 पक्ष हैं, क्रिया, शिक्षक और मूल्यांकन। शिक्षण के ये 3 पक्ष रखे गए हैं। आगे देखो, शिक्षण निर्देशन की प्रक्रिया है। छात्र शिक्षक के निर्देशन में अपनी योग्यता अनुसार सीखने और विकास करने का प्रयास करता है, इसलिए शिक्षण में निर्देशन भी होता है। एक अध्यापक निर्देशित करता है किसी चीज़ को सिखाने के लिए, उसके अनुसार बच्चे चलते हैं। अगला देखो, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है ब्लूम के अनुसार। ये ध्यान रखें, शिक्षण के 3 पक्ष हैं, शिक्षण उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन। ये ब्लूम ने बताए हैं। ये भी प्रश्न आ सकता है, ब्लूम ने शिक्षण के 3 पक्ष कौन से बताए हैं, या 3 पक्ष कौन सा नहीं है, तो कोई एक अलग दे देगा, या इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ध्यान रखें, ब्लूम के अनुसार शिक्षण के 3 पक्ष हैं, शिक्षण के उद्देश्य, सीखने का अनुभव और व्यवहारगत परिवर्तन। अब आइए, शिक्षण एक सौद्देश्य प्रक्रिया है, उद्देश्य को लेकर चलने वाली। सही बात है, किन्हीं विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर शिक्षण चलता रहता है। शिक्षण एक सामाजिक और व्यावसायिक प्रक्रिया है। विद्यालय समाज का ही एक अंग है। सामाजिकता के भाव से ही सभी बच्चे मिलकर शिक्षण करते हैं। दूसरी तरफ इस शिक्षण कार्य में अध्यापक एक वेतनभोगी कर्मचारी होता है। इस हिसाब से देखें तो ये व्यावसायिक है, एक व्यवसाय की भांति वह अपना कार्य संपन्न करता है। तो शिक्षण सामाजिक और व्यावसायिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षण का मापन किया जाता है। ये भी शिक्षण के बारे में विशेष बात है कि शिक्षण निरीक्षण विधियों द्वारा शिक्षण व्यवहारों का मापन करता है और व्यवहार के स्वरूप का भी विश्लेषण करता है कि बच्चे के व्यवहार का क्या स्वरूप रहा है, कितना परिवर्तनशील रहा है, या कितना उसमें विकास हो चुका है, इसका विश्लेषण करता है। औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की प्रक्रिया है शिक्षण। आयु, समय, स्थान और पाठ्यक्रम की नियमितता और निश्चितता देखें तो ये औपचारिक बनती है, जबकि इन सब निश्चितताओं के बावजूद शिक्षण ग्रहण करने वाला अनपेक्षित रीति से ज्ञान और विश्वास ग्रहण करता है। इस अर्थ में शिक्षण अनौपचारिक है। साथ ही शिक्षण में समय, स्थान और पाठ्यक्रम की अनिश्चितता इसे अनौपचारिक बना देती है। शिक्षण के घटक देखिए, घटक को चर भी बोलते हैं। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक, शिक्षार्थी सजीव ध्रुव हैं, जबकि पाठ्यक्रम निर्जीव ध्रुव होता है। शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य पाठ्यक्रम को माध्यम बनाकर चलने वाली अंतः प्रक्रिया है। शिक्षण की इस प्रक्रिया में 3 चरों की पुष्टि होती है, एक तो स्वतंत्र चर, एक आश्रित चर और एक हस्तक्षेप चर। अब प्रश्न यहाँ भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र चर कौन सा है ना, तो ये पढ़ा हुआ होगा तो अपने देख लेंगे। स्वतंत्र चर के अंतर्गत शिक्षक आता है। ठीक है, याद रखें इस चीज़ को। शिक्षक अधिगम का अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न कार्य करता है, विभिन्न योजनाओं, विधियों और क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करता है, इसलिए वह स्वतंत्र चर है।
फिर आश्रित चर, इसके अंतर्गत छात्र को ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि उन्हें शिक्षण प्रक्रियाओं में नियोजन व्यवस्था व प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। शिक्षण को नियोजित किया जाता है और जो प्रस्तुतिकरण अध्यापक तय करता है उसके अनुसार कार्य करना पड़ता है, तो वो आश्रित चर कहलाता है छात्र। ठीक है। फिर है हस्तक्षेप चर, इसके अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु, शिक्षण विधियाँ, शिक्षण युक्तियाँ तथा शिक्षण व्यू आदि सब आ जाते हैं हस्तक्षेप चर के अंतर्गत। फिर है शिक्षण घटकों के कार्य, इन चरों के कार्य क्या है? जो चर 3 बताए उनके कार्य क्या है? उपयुक्त तीनों घटकों के सामंजस्य से 3 प्रमुख क्रियाएं संपन्न होती है। क्या क्या? निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन करना। निदान, उपचार और मूल्यांकन। निदान में क्या है, उपचार में क्या पढ़े? निदानात्मक क्रियाएं, इस प्रकार की क्रियाओं में स्वतंत्र चर यानी शिक्षक अधिक क्रियाशील रहता है। निदानात्मक में, निदान का मतलब होता है कारण पता लगाना, कारण। ठीक है ना। तो सबसे पहले कारण का पता लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि किसी भी समस्या का हल तब तक नहीं हो सकता जब तक उसके कारणों का पता नहीं चलता। या सुधार करना है तो पहले कमियों के कारणों का पता होना चाहिए। तो इस प्रक्रिया में शिक्षक जो है वो अधिक क्रियाशील रहता है, कारणों का पता लगाता है। शिक्षक निर्णय लेने में स्वतंत्र है, वह पहले यह जानने का निर्णय लेता है कि छात्र का पूर्व व्यवहार क्या था और अब क्या होना चाहिए। वह इस बात को ध्यान में रखता है कि विद्यार्थी का कौशल कैसा हो ताकि शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। वह छात्र को नवीन ज्ञान सिखाने का निर्णय लेता है ताकि शिक्षण उद्देश्यों की अधिकतम प्राप्ति सुनिश्चित हो सके। इस क्रिया में शिक्षक पाठ्य वस्तु और विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर दोनों को ही ध्यान में रखकर चलता है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षण की समस्याओं का विश्लेषण करता है, छात्र के पूर्व व्यवहार का निर्धारण करता है, व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी लेता है, कार्य विश्लेषण करता है। ये निदानात्मक क्रियाएं हैं। अब है औपचारिक कार्य। इसके अंतर्गत शिक्षक व शिक्षार्थी या विद्यार्थी के आपसी संबंध स्थापित करने का कार्य होता है। इसके बिना शिक्षण कार्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। शिक्षण युक्तियों एवं प्रविधियों के संबंध में निर्णय लिया जाता है। इस कार्य का प्रमुख लक्ष्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लाना होता है। इसके अंतर्गत 2 प्रमुख कार्य किए जाते हैं औपचारिक के अंदर। क्या? शिक्षण कौशल को व्यवहार में लाना और पृष्ठ पोषण की विधियों की समुचित व्यवस्था करना। मूल्यांकन, तीसरा कार्य है मूल्यांकन। मूल्यांकन शिक्षण का महत्वपूर्ण अंग है। बिना मूल्यांकन के शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण नहीं मान सकते। मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय कार्य। द्वितीय कार्य क्या है? उपचारात्मक कार्य। ये की प्रभावशीलता की जांच करना है ताकि पता लगाया जा सके कि अधिगम की प्राप्ति कहाँ तक हो सकी है, लक्ष्य को कितना प्राप्त किया जा सका है, क्या करना अपेक्षित रह गया है। यदि उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो सकी है तो इसका सीधा अर्थ ये निकलता है कि शिक्षक का जो द्वितीय कार्य है उपचार वो दोषपूर्ण रहा है, तभी मूल्यांकन। इसके अंतर्गत 2 प्रमुख कार्य किए जाते हैं मूल्यांकन के अंदर। क्या? एक तो मानदंड परीक्षा की रचना करना, दूसरा व्यवहारगत परिवर्तन का मूल्यांकन करना। अब आइए शिक्षण के कार्य। कक्षा को संगठित करना, व्यवस्थित रूप देना, अधिगम यानी सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करना, विषय वस्तु तथा कार्य का विश्लेषण करना, सीखने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना। ये एक बार पढ़ने मात्र जरूरी है। पढ़ने के बाद अगर वो कहे शिक्षण का कार्य इनमें से कौन सा नहीं है, 3 इनमें से दे देगा, कोई एक बकवास दे देगा, तो इसलिए ये पढ़ना जरूरी है। बात ये नहीं कि ये कठिन प्रश्न है, प्रश्न कठिन नहीं होंगे, लेकिन एक बार पढ़े हुए होने चाहिए। जब पढ़े हुए नहीं है तो 4 ऑप्शन नहीं छांट पाएंगे, तुक्के से नहीं छंटते। तो पढ़े। विषय वस्तु तथा कार्य का विश्लेषण करना शिक्षण के कार्य हैं। सीखने के लिए विद्यार्थी को प्रेरित करना, बिल्कुल। छात्रों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की जानकारी प्राप्त करना ताकि अधिगम को सुचारू रूप से आगे जारी रखा जा सके और उद्देश्यों तक पहुंचा जा सके। बच्चों को सामान्य से सृजनात्मक प्राणी के रूप में विकसित करना, ये भी शिक्षण का कार्य है। बच्चे सामान्य होते हैं और सृजनात्मक बन सकें ऐसा प्रयास किया जाता है शिक्षण के तहत। ठीक है। छात्रों के अधिगम की समस्याओं का निदान करना, जो अधिगम प्रक्रिया में समस्याएं आ रही है उनका निदान करना भी शिक्षण ही है। छात्रों के प्रारंभिक व्यवहार को समझना, अभिवृद्धि, विश्वास, संप्रत्यय एवं समस्याओं को स्पष्ट करना, ये शिक्षण का कार्य है। छात्रों के अंतिम व्यवहार की जांच करने के लिए मूल्यांकन करना, ये भी शिक्षण का कार्य है।
पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना, मूल्यांकन करना, इतने कार्य हैं। ठीक है। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, शिक्षण में स्पष्ट और निश्चित लक्ष्य लेकर चला जाता है। ये खास बात है अच्छे शिक्षण की कि उसमें एक लक्ष्य लेकर चला जाएगा। दूसरा देखो, छात्र की प्रतिक्रियाओं को पूर्ण अवसर दिया जाता है। छात्र क्या प्रतिक्रिया करता है उसको अवसर दिया जाना जरूरी है, ताकि पता चलता रहे कि अधिगम कहाँ तक पहुँचा है। तय किए गए लक्ष्यों के प्रति छात्रों में रुचि विकसित की जाती है, क्योंकि रुचि विकसित नहीं होगी तो लक्ष्यों की प्राप्ति मुश्किल हो जाएगी, बच्चा अधिगम नहीं कर पाएगा। और अधिगम कराने के लिए जो हमने इनपुट किया है, बच्चों को जो सिखाया है, वो कितना सीख पाए, उनके लिए आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए प्रतिक्रिया जरूरी है। ठीक है। छात्रों को नेतृत्व देना ताकि उनमें उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो। जैसे क्लास का मॉनिटर बनाते हैं तो उनमें नेतृत्व की भावना आएगी तो उत्तरदायित्व की भावना अपने आप ही आएगी। ठीक है। छठा कार्य को छात्रों की क्षमता और वातावरण के अनुकूल बना देना, छात्रों के ध्यान को केंद्रित करना, क्योंकि जब छात्र कक्षा में ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे तो शिक्षण बाधित होगा। सुनने व समझने हेतु प्रेरित करना, मित्रवत व्यवहार एवं लोकतांत्रिक तरीके से शिक्षण प्रक्रिया पूरी करना, ये भी अच्छे शिक्षण की निशानी है। शिक्षण प्रक्रिया नीरस न हो बल्कि कलात्मक व मनोरंजनात्मक हो। पूर्व ज्ञान को मध्य नजर रख करके नवीन ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, ये भी अच्छे शिक्षण की विशेषता है। त्रुटियों को निर्धारित करना और उन्हें ठीक करना, छात्रों की प्रगति का मापन करना, मूल्यांकन करना, परीक्षा के परिणामों से छात्रों को अवगत कराना ताकि उनको पता लग सके कि मुझ में कितना कुछ सीखना बाकी रह गया है। शिक्षण कार्यों में ईमानदारी रखना, शिक्षण की आवश्यकता और महत्व है। शिक्षण छात्रों में विभिन्न योग्यता क्षमताओं को विकसित करता है, इसलिए आवश्यक है। शिक्षण से बालक के व्यक्तित्व में विकास होता है, अतः शिक्षण आवश्यक है। शिक्षण छात्रों को जीवन के यथार्थ और अनुभवों से अवगत करवाता है, इसलिए आवश्यक है। शिक्षण ही ज्ञान प्राप्ति का माध्यम है, अतः शिक्षण आवश्यक है। शिक्षण छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन लाता है, मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाता है, इसलिए आवश्यक है। शिक्षण बच्चों के वर्तमान और भावी जीवन को सफल बनाता है, इसलिए सीखना जरूरी है, शिक्षण की आवश्यकता है। अब तक हमने शिक्षण से संबंधित कुछ अध्ययन बिंदु पढ़े हैं। अब इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी देखिए। मेरे पास जो उपलब्ध गाइड थी मैंने उसमें से प्रश्नों की फ़ोटो खींच कर डाल दी है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। ये केवल अभ्यास के लिए है, वैसे तो किसी दूसरे की सामग्री नहीं लेनी चाहिए, पर ये अब दूसरे की व्यक्तिगत नहीं रह गई क्योंकि उन्होंने बेच दी है और मैंने खरीद ली है। पर कोई बात नहीं, फिर भी मैं उनके लिए कृतज्ञ हूँ। अब कृतज्ञता की बात आई गई तो मैं बता दूं, जिन जिन बुकों के सहयोग से मैंने जो कुछ भी सीखा है, जो भी सामग्री ली है, मैं उन सब के लिए आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि कोई माँ के पेट से नहीं सीखता, किसी न किसी उपलब्ध सामग्री से ही आगे अध्ययन चलता रहता है। तो मैं उनके लिए आभार व्यक्त करता हूं। और हाँ, आपके लिए तो मैंने सिर्फ ये अभ्यास के लिए डाले हैं, तो आप केवल अभ्यास कर सकते हैं। जो भी और उपलब्ध गाइड होगी या जो भी प्रश्न मुझे मिलेंगे वो भी मैं डालता रहूँगा, तो आप अभ्यास करें। ठीक है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
कल के वीडियो में शिक्षण या भाषा शिक्षण के उद्देश्य जानेंगे, शिक्षण भाषा शिक्षण के सिद्धांत या सूत्र जानेंगे, शिक्षण की जो योजना है, वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक योजना क्या है, इनके बारे में जानेंगे, शिक्षण सहायक सामग्रियों के बारे में जानेंगे और प्रमुख शिक्षण कौशलों के बारे में जानेंगे, सूक्ष्म शिक्षण क्या है इसके बारे में जानेंगे और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जारी रहेगी। देखना। धन्यवाद। जय भारत। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।